हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 5 सितंबर 2021 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी कैंडिडेट ने अपने एडमिट कार्ड को निकाल लिया होगा, चेक कर लिया होगा कि आखिरकार आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया है क्वेश्चन में कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। तो ये आपको लिया गया है लैटिन भाषा से, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन से एक क्षारीय धातु नहीं है। ऑप्शन आप आसानी से देखेंगे तो इसको आसानी से आप पकड़ लेंगे, थोड़ा बहुत ही आपको यहाँ पे इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मेंशन किया गया है सोडियम, लिथियम और यहाँ पे पोटेशियम। तो ये आपको ये तीनों तत्व हैं, ये आपको वर्ग 1 के तत्व हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट ए के तत्व हैं इन्हें हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं और इसमें आपको सोडियम, लिथियम और पोटेशियम आते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्रिय गैस से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया है निम्नलिखित में से कौन से अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए हीलियम, नियोन, रेडॉन और हाइड्रोजन। तो देखिए तीनों जो तत्व है ऊपर वाले हीलियम, नियोन और रेडॉन ये आपको अक्रिय गैस है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन है ये आपको अक्रिय गैस नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, पूछा जाता है किस समूह के तत्वों को शून्य समूह भी कहा जाता है। तो ये जो आपको अक्रिय गैस है इसे हम लोग नोबल गैस या फिर शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो लुइसियर को माना जाता है आपको आधुनिक शास्त्र का जनक, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको अरस्तु को माना जाता है। फिजिक्स के जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको न्यूटन को माना जाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। तो जो आपको जनक वाले क्वेश्चन है इसको याद से रख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया चौक का रासायनिक नाम क्या है। चौक जिसे हम लोग अपने आम भाषा में खली के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी जाता है, पहले लिखा जाता था। यही मेंशन किया गया चौक का रासायनिक नाम क्या है। तो चौक का जो रासायनिक नाम है ये आपको है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, बिहार आईटीआई के एग्जाम में बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे रासायनिक नाम से संबंधित। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है आपको सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है NaCl, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे गली में आपको जो लाइट लगती है सरकारी बल्ब लगती है उसमें आपको मेंशन किया है कि जो पीले लाइट है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है आपको फॉस्फोरस की। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे समझ ना आए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह यानी कि अक्रिय गैस। मैंने आपको अभी पीछे बताया अक्रिय गैस कौन कौन से होती है, जैसे कि आर्गन हो गया, नियोन हो गया, रेडॉन हो गया,
हीलियम हो गया, ये सब अक्रिय गैस है। यही पूछा गया है कि अक्रिय गैसों में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं आपको 6 तत्व। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या गया, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है, यानी कि आधुनिक सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है, तो ये आपको समूह है 17वां। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए 17वां समूह को आपको हाइड्रोजन समूह में रखा जाता है, या फिर आपको जब आपको 18वां पूछा जाता है, इसमें आपको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस, नोबल गैस या फिर शून्य समूह। और जो आपको फर्स्ट ए है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्षारीय धातु। और सेकेंड ए जब पूछ लेते होता है क्षारीय मृदा धातु। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिप की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी यहाँ पे चांस है। मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेडलिप की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका है, तो वो तत्व कौन सा है, तो वो तत्व है आपको हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इसी के कारण इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो आवारा तत्व आपको हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि मेडलिप की आवर्त सारणी में ये निश्चित अपना स्थान नहीं बना पाया था। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंशन किया गया अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो अब तक आपको 5 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। जैसे कि आप जानते होंगे ठोस, द्रव और गैस, और चौथी है आपको क्या, चौथी आपको प्लाज्मा है, और पांचवी आपको बोस-आइंस्टाइन का नियम है। ठीक है, यानी कि यहाँ सब टोटल आपको 5 अवस्थाएं हो गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बी ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, नाभिक में कौन उपस्थित होता है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सारे कैंडिडेट गलत कर देंगे। इसका कारण क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया क्वेश्चन में, नाभिक में कौन उपस्थित होता है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रोटॉन पर क्लिक करेंगे या फिर न्यूट्रॉन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होता है नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया ऑप्शन में न्यूक्लियन। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिल जाए, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि आखिरकार इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है। जैसे कि मेंशन किया गया नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो नाभिक में आपको प्रोटॉन भी उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, लेकिन जब दोनों मिलाकर हम लोग न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं, इसीलिए आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे न्यूक्लियन नहीं दिया होता और देता ए और बी दोनों, उसमें हम उस समय हम लोग उस ऑप्शन को क्लिक करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि न्यूक्लियर यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक सम्मिलित रूप में हम लोग न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है आपको बाहरी कक्ष में चक्कर लगाता है, ये तो होगा नहीं, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, लेकिन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप में न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। इसलिए आपको सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेंशन किया गया, एवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाड्रो संख्या द्वारा कौन सी, मतलब कि कोई किस संख्या से हम लोग निरूपित करते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको भी हो जाएगा एनओ के द्वारा आपको यहाँ पे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता कितना है। ठीक है, तो ये होता है आपको 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो ये बिल्कुल आपको हाई जब आपको हो जाएगा क्वेश्चन तब आपको पूछा जाएगा, वरना आपको एग्जाम में यानी कि बिहार ITI के एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन नहीं पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा। यानी कि जब आप देखे होंगे कि रसोई घर में कोई भी आप गैस लाते होंगे, उसमें किसी तरह का गंध आता है, तो गंध किसके कारण आता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल
मरकप्टेन या फिर इथाइल मरकप्टेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इथाइल मरकप्टेन, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको इथाइल कैप्टेन न दिया हो और मिथाइल कैप्टेन दिया हो तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन जब इथाइल कैप्टेन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट आंसर हम लोग सी को मारेंगे, इसलिए आपको राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्साइड तो होगा नहीं, ये आपको क्या होती है, ये हंसने वाली गैस होती है N2O, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? लोहे को कठोर मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है आपको कार्बन, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सौर पैनल यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में जानते हैं, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये होती है आपको सिलिकॉन, ठीक है, जो कि आपको एक अर्धचालक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर वाली जो चिप होती है, जो आपको चिप होती है, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? तो इसमें भी आपको सिलिकॉन के प्रयोग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपको पारसेक है, ठीक है। या फिर पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई आपको पारसेक है। दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष भी है, लेकिन सबसे जब बड़ी इकाई पूछा जाता है उस समय आपको पारसेक पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो जो एक पारसेक होता है ये आपको 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। अब देखिए हमने यहाँ पे केमिस्ट्री के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सेक्शन फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद सेक्शन आएगा बायोलॉजी का। तो इसी तरह से करके हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के लेवल कम है या फिर ज़्यादा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ये भी बातें जरूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश है? तो सदिश और अदिश राशि से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मेंशन किया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ आपको सदिश होना चाहिए? सभी जो राशि है उसमें सदिश होना चाहिए। देखिए जो कार्य है, ऊर्जा है, देखिए कार्य और ऊर्जा ये आपको अदिश राशि है, और जो बल है आपको सदिश राशि है। लेकिन हमको सारी राशियाँ जो है सदिश चाहिए। यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि चाल, त्वरण और वेग आपको सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे जो चाल है ये आपको अदिश राशि है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड हम लोग ऑप्शन देखते हैं, वेग, त्वरण और बल। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेग, त्वरण और बल ये तीनों राशि आपको कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, गति का द्वितीय समीकरण है। आपको बताना है कि गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है। अगर आप इसको आसानी से नहीं समझेंगे, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसको आप गलती कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। इसका जो राइट आंसर होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। ये आपको गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। और जो आपका गति का फर्स्ट समीकरण है ये होता है v बराबर यू प्लस एटी, ठीक है। यानी कि यहाँ से गति का जब फर्स्ट समीकरण पूछा जाए तब आपको ये ऑप्शन होगा, जब आपको द्वितीय समीकरण पूछा जाए तो आपको होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर किसके कारण नहीं हटता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, मेज पर रखी गई वस्तु का ढेर अब जब हटाएंगे तो वह आसानी से नहीं हटता है। वो किसके कारण नहीं हटता है? तो इसका कारण होता है जड़त्व। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात और जा सकते हैं कि जड़त्व का जो नियम है ये आपको न्यूटन के प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नियम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, ये भी देखिए न्यूटन के नियम से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन किया गया बल की परिभाषा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? यानी कि जो न्यूटन के नियम है, किस नियम के अनुसार बल की परिभाषा मिलती है? तो जो आपको बल की परिभाषा है ये आपको
न्यूटन के पहले नियम से मिलती है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन से और आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि ए बराबर एम ए, जो होता है सूत्र ए बराबर एम ए, यानी कि यहाँ से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन समझिए ए बराबर एम ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जो सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, ये आपको न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि जो ए बराबर एम ए है, जो सूत्र प्राप्त होता है न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो ये आपको न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार आपको यहाँ पर बल की परिभाषा मिलती है, और जो आपका न्यूटन का तृतीय नियम है, ये आपको जो रॉकेट हम लोग उड़ाते हैं या फिर जो रॉकेट उड़ता है, ये आपको न्यूटन के तीसरे नियम या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट का सिद्धांत। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। यानी कि हम लोग जब गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ मिला देंगे उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जब गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों सम्मिलित रूप से मिल जाए तो उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि आपका ऊर्जा बराबर क्या होता है। सूत्र पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। मैं यहाँ से आपको लिख कर थोड़ा समझा देता हूँ, हालांकि मैं आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको याद रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे देखिए जो गतिज ऊर्जा है इससे हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होकर क्या है, ये होता है 1/2, ठीक है, mv²। ठीक है, ये होता है आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर। वही हम लोग बात करें स्थिति ऊर्जा बराबर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये बराबर होता है क्या, चलिए मैं आपको दूसरे कलर में कर लेता हूँ। ये होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। क्या होता है, mg और h पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। इसी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं न्यूमेरिकल के, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे। आप उस वीडियो के माध्यम से जितने भी न्यूमेरिकल हैं साइंस के उसको आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मेंशन किया गया है निम्न में से एक कमजोर बल है। यानी कि जो मेंशन किया गया है ऑप्शन में, इसमें से बताना है कि कौन सा कमजोर बल है। तो इनमें से सबसे जो कमजोर बल, जब भी आपको कमजोर बल पूछा जाए तो उसमें आपको गुरुत्वाकर्षण बल पर क्लिक कर देना होगा। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है, किस नियम पर आधारित है ये आपको बताना है। तो जब भी आपको डूबने तैरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। मैंने आपको जिस बात को कहा इसको ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए डूबने या फिर तैरने से संबंधित और पूछा जाए किस नियम से संबंधित है, उस समय आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। निम्न तापमान के कारण, निम्न गति के कारण, निम्न दाब के कारण या फिर निम्न घनत्व के कारण। तो जो आपको बादल आकाश में तैरते हैं इसका कारण होता है निम्न घनत्व। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का जो ताप है वो किस तापमापी द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। यानी कि यहाँ से मेंशन किया गया निम्न में से कौन सा वो मात्रक है जो कि आपको तापमान का मात्रक नहीं है। तो जो तापमान का स्थायी मात्रक होता है वो आपको होता है केल्विन, फ़ारेनहाइट भी इसका मात्रक होता है और सेल्सियस भी इसका मात्रक होता है, यानी कि अलग अलग होता है। लेकिन जो पास्कल है ये आपको दाब का मात्रक होता है। ठीक है, इसलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि तापमान का मात्रक कौन नहीं है, तो तापमान का मात्रक पास्कल नहीं है, क्योंकि दाब का मात्रक होता है, केल्विन आपको ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस भी इसका मात्रक होता है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ध्वनि का प्रसार अधिकतम होता है।
यानी कि जो ध्वनि का प्रसार है अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, गैस में, तरल में या फिर ठोस में। तो जो आपको ध्वनि का प्रसार है आपको अधिकतम ठोस में होता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है या फिर इजी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके एक बात भी जरूर बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे लेवल बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लेवल हाई है तो इसको कम भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन मेंशन किया गया है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है इसका उदाहरण है प्रतिबिंबन, धारण, अपवर्तन या फिर केंद्र बिंदु। तो देखिए इस क्वेश्चन से एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पानी में कोई वस्तु है ऊपर दिखाई देता है, नीचे दिखाई देता है या फिर आपको टेढ़ा दिखाई देता है, एक किसका उदाहरण है, तो उसमें भी आपको अपवर्तन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको टेढ़ा पूछा जाए, कोई वस्तु टेढ़ा दिखाई दे रहा है या फिर पानी में कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या फिर नीचे प्रतीत होता है, ऐसा करके कुछ ही क्वेश्चन है ना, तो उस समय आपको अपवर्तन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका सिंपल ट्रिक है, इसको आसानी से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति प्लस 2.0 डायरेक्टर है तो यह क्या है। उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण है या फिर अवतल दर्पण है। इसको समझिए, जब भी आपको यहाँ पे जब शक्ति या फिर कुछ भी प्लस में दे देना, तो प्लस देने का मतलब है कि वो उत्तल होगा, और उत्तल होगा तो ये लेंस होगा या फिर दर्पण होगा तो यहाँ पे लेंस होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस। जब भी अगर यहाँ पर अगर जो प्लस दिया अगर यहाँ पे माइनस होता ये कौन सा लेंस हो जाता है, तो ये लेंस हो जाता है आपको अवतल लेंस। ठीक है, तो जब भी आपको माइनस दे और पूछे कि ये कौन सा लेंस होगा तो उसमें आपको उत्तल लेंस पर क्लिक करना होगा, और जब आपको प्लस देकर पूछा जाए कि ये कौन सा लेंस होगा ये आपको होगा उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। थिएटर में, ठीक है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनने होते हैं, क्योंकि आप भी ध्यान दिए होंगे कि कोई भी आपको 3D में जब 3D फिल्म लगता है सिनेमा हॉल में या फिर कहीं भी देखते हैं तो उसमें आपको विशेष प्रकार की चश्मा दी जाती है। वो ऐसा क्यों किया जाता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन को देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका सिंपल सा कारण यही है कि 3D फिल्म में कुछ ऐसी आपको वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे आपको तरह से बनाया जाता है तो उसमें आपको कुछ महसूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक अलग तरह का रंग का प्रयोग किया जाता है उसमें, इसलिए आपको यहाँ पे सुझाव दिया जाता है कि आप चश्मे पहनकर देखें। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि 3D फिल्में विशेष रंग का इस्तेमाल करती हैं जो कि मानव आँखों के द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर हम लोग चश्मा पहनकर यहाँ पे देखते हैं या फिर सलाह दी जाती है कि आपको जब भी 3D फिल्म देखें यहाँ से आप चश्मा पहन लें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो ये होता है आपको किलोवाट घंटा। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो जर्मेनियम का जो प्रयोग है ये मुख्यतः आपको अर्धचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी आ गया। ठीक है, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री को देख लिया, अब ये बायोलॉजी आ गया। ठीक है, अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया, बायोलॉजी से संबंधित ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है। तो जो आपको ऑन्कोलॉजी है ये आपको कैंसर से संबंधित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, टीकाकरण के जनक कौन है। टीकाकरण के जनक कौन है, तो टीकाकरण के जनक आपको माना जाता है
एडवर्ड जेनर को, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लैंड स्टीनर ने किसकी खोज किया था? तो लैंड स्टीनर ने आपको ब्लड ग्रुप जो है उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने, और रॉबर्ट कोच ने आपको कोशिका की खोज की। और यहाँ पे जो वेटिंग है ये कुछ खास नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे कि टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर हैं, रॉबर्ट कोच आपको कोशिका की खोज की थी और लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, व्हिटकर ने जीवधारियों को कितनों भागों में वर्गीकृत किया था? तो व्हिटकर ने जीवधारियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोलेंगे कि बहुत ही लंबा लंबा। देखिए आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन और याद रख सकते हैं। हर क्वेश्चन से आपको 2-4 पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें उसमें 2-4 पॉइंट आप अपने से याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन आपको यही होता है, लेकिन आपको घुमाकर पूछा जाता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है? ये होता है आपको क्लोरोप्लास्ट के कारण। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व होता है? ये होता है आपको Mg। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो ये होता है आपको एस फेज में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डीएनए का जो आकार होता है किस अक्षर के आकार का होता है? तो ये आपको एस आकार का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये भी बात याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमाकर ऐसे करके भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, गठिया, गुर्दे की खराबी। तो जो आपको डायलिसिस किया जाता है ये आपको गुर्दे की खराबी जब होती है तो आपको डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? कभी कभी देखते होंगे कि मूत्र का जो पीला रंग हो जाता है ये किसके कारण होता है, यही आपको पूछा जा रहा है। ये होता है आपको यूरोक्रम के कारण, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो यह आपको टोटल अस्थियां हैं मनुष्य की खोपड़ी में 22। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य के शरीर में कौन सी होती है? तो वो फीमर की होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो स्टेपिस होती है जो कि कान में स्थित होती है। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और मनुष्य में टोटल कितने कुल हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। बचपन में 208 होती हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ा यंग होते हैं वो हमारी जो हड्डियां हैं 206 हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप आंसर बताइएगा। पौधे को सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? पैरेकाइमा, क्लेनेकाइमा, फ्लोएम या फिर जाइलम। तो देखिए जब आपको सिर्फ जल पहुंचाने की बात हो तो उसमें आपको जाइलम पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, लेकिन जब आपको भोजन या फिर खनिज की बात करें तो उसमें आपको फ्लोएम पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्लोएम। यहाँ पे भोजन की बात की गई है, यानी कि खनिज का जब बात किया जाए या फिर भोजन की बात की जाए तो उसमें आपको फ्लोएम पर क्लिक करना होगा। और जब आपको सिर्फ पूछा जाए कि पौधों में जल पहुंचाने कौन काम करता है तो वो आपको जाइलम करता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर आपको फ्लोएम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भोजन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेंशन किया गया है, लिटमस का घोल निकाला जाता है। लिटमस का जो घोल है किससे निकाला जाता है? ये आपको लाइकेन से निकाला जाता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ होता है। मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अमोनिया, अमीनो अम्ल या फिर यूरिया। तो जो आपको मूत्र में जल के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये आपको यूरिया होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला
किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ये आपको विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है? तो गाजर हो जाएगा, ये आपको गाजर, पालक, ये आपको विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये है आपका सूर्य का प्रकाश। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपको आंवला, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब पीएच कितना से कम हो जाता है? जब दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है तो मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है? ये हो जाता है आपको 0.5। जब आपका जो दांतों का पीएच है 5.5 से कम हो जाता है तो आपको दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हमने टोटल यहाँ पे देखिए 47 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन यहाँ पे किसी तरह से मिस्टेक हो गया है, तो टोटल हमने 47 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि बिहार आईटीआई से संबंधित आपको डेली साइंस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही हम लोग जीके के भी क्वेश्चन देखेंगे डेली टू डेली। कभी कभी बीच में गैप हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास समय कम है, लेकिन मुझे भी बहुत सारा वर्क करना होता है। इसी को देखते हुए मुझे भी पढ़ाई करनी होती है, तो जो मुझसे बनता है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार आईटीआई से संबंधित मैं डेली आपको ला कर दूंगा। वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बात जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाए या फिर क्वेश्चन का लेवल सही है। ठीक है, और साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।